नमस्कार मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली कक्षा तक जो भी कुछ पढ़ने का काम किया गया था उसमें आपने पढ़ा ये मौन पठन के उद्देश्य आपने पढ़ा। इसके बाद आपकी कक्षा जो चली थी उसमें आपने पढ़ा, दूसरी कक्षा में फिर आपने पढ़ा था मौन वाचन के भेद, कि मौन वाचन के कितने भेद होते हैं, वह किस प्रकार से काम करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होने का काम करती है। इन सब सारी चीजों को आपने पढ़ने का काम किया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई टॉपिक, मौन वाचन के साधन। एक टॉपिक है मौन वाचन के साधन। आपकी टॉपिक है मौन वाचन के साधन। तो ये कहता है कि हम लोग जो मौन वाचन करने का काम करते हैं, यानी हम लोग जो मौन वाचन करते हैं, उसने पीछे जो कहने का काम किया था कि एक होता है सस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन। तो जो छोटी कक्षाओं में चलता है वह सस्वर वाचन चलता है, और जैसे ही छात्र उच्च कक्षा में जब जाने का काम करता है तो वह सस्वर पाठन को छोड़ देने का काम करता है और मौन वाचन को धारण कर लेने का काम करता है। जिससे होता क्या है कि यदि 1 मिनट में जितने शब्दों को पढ़ा जा सकता है, यानी लगभग 1 मिनट में 170 शब्दों को पढ़ा जा सकता है ये सस्वर वाचन में, लेकिन वही 1 मिनट में यदि बालक मौन वाचन करता है तो 210 शब्द लगभग पढ़ने का काम वो कर लेगा। तो तमाम प्रकार की चीजें थी जिसको अपने जानने का काम किया था, समझने का काम किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मौन वाचन के साधन। तो ये कहना चाहता है कि हम जो मौन वाचन करते हैं तो उस मौन वाचन करने के दौरान, तो मौन वाचन के कुछ तो ऐसे साधन होंगे जिन साधनों को लेकर के हम मौन वाचन करने का, सामान्य सी बात है, हम विद्यालय अगर जाते होंगे तो हमारे जाने का साधन या तो साइकिल होगा या तो गाड़ी होगी, कुछ तो होगा साधन, या तो बाई बस होगा, कुछ तो होने का काम। तो उसी प्रकार कहता है ये जो मौन वाचन जो होता है, जो मौन पठन होने का काम करता है, तो इस मौन पठन के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, वे कौन से साधन होंगे कि जिन साधनों के माध्यम से हम मौन वाचन सुचारू रूप से करने का काम करेंगे। यदि ये प्रश्न आपका आता है कि मौन वाचन क्या है, अगर ऐसा पूछता है कि मौन वाचन के साधन, तो आपका एक उत्तर होगा कि मौन वाचन के साधन में सस्वर पठन से मौन पठन, यहां कहता है सस्वर पठन से, सस्वर पठन से मौन, सस्वर पठन से मौन पठन जितने अधिक गुण हैं, जितने अधिक गुण है उतना ही यह दूसरों पर, उतना ही यह दूसरों पर, उतना ही यह दूसरों पर निर्भर रहता है। निर्भर, उतना ही यह दूसरों पर निर्भर रहता है। एक बात उसने कहा मौन वाचन में या मौन वाचन के साधन में, साधन अभी मैं नहीं बता रहा हूं, अभी तो मैं मौन वाचन के साधन के विषय में सामान्य से चर्चा कर रहा हूं, उसके जो साधन उसको मैं अलग अलग बताने की कोशिश करूंगा। ये कहता है कि सस्वर पठन से मौन पठन जितने अधिक गुण है, कहता है जो सस्वर पठन होता है उस सस्वर पठन से मौन पठन में जितने अधिक गुण होते हैं उतना ही या दूसरे के ऊपर आश्रित होने का काम करता है या आधारित होने का काम करता है। दूसरी बात उसने कह रखा है सस्वर पठन शोरगुलपूर्ण वातावरण में, कहता है सस्वर पठन
शोरगुल वातावरण में, शोरगुलपूर्ण वातावरण में संभव हो सकता है, संभव हो सकता है, किंतु मौन पठन के लिए, कहता है इसी में, किंतु मौन पठन के लिए शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। देखिए, उसने कहा कि सस्वर पठन शोरगुल में किया जा सकता है, यानी जो सस्वर पठन होता है वह शोरगुल के बीच में पढ़ा जा सकता है, लेकिन मौन पठन शोरगुल में नहीं पढ़ा जा सकता। इसके लिए शांत वातावरण की आवश्यकता पढ़ने का काम करती है। और कहता है इस प्रकार से, आगे कहता है इस प्रकार से मौन वाचन के लिए, कहता है मौन वाचन के लिए अन्य बातों की सहायता ली जाती है। उसने कहा कि उसमें अन्य बातों की सहायता लिए जाने का काम किया जाता। अब आप पढ़ेंगे अब इसमें आप पढ़ेंगे कि मौन वाचन के कौन कौन से, ये तो उसमें एक सामान्य सी चर्चा थी। अब इसमें आपसे चर्चा होगी कि मौन वाचन के निम्नलिखित कौन कौन से साधन होने का काम करते हैं। तो यहां आप समझिए मौन वाचन के साधन, प्रश्न आपका यही है कि मौन वाचन के साधन, तो आपका उत्तर होगा मौन वाचन के निम्नलिखित साधन पाए जाते हैं। कहता है कि जो मौन वाचन है उस मौन वाचन के निम्नलिखित साधन पाए जाते हैं। कहता है निम्न या तमाम प्रकार के साधन पाए जाने का काम करते हैं। उसमें कहता है कि नंबर 1 पहला साधन कौन सा होगा मौन वाचन के लिए? शांतिमय वातावरण। पहला है शांतिमय वातावरण। पहला साधन है कि शांतिमय वातावरण। दूसरा है एकाग्रता। एकाग्रता और तीसरा है व्याकरण के नियमों की कहता है व्याकरण के नियमों की पूर्ण जानकारी। और अगला कहता है, चौथा कहता है समुचित ज्ञान। और पांचवा है बृहद शब्दकोश।
और अंतिम और छठा है धैर्यशीलता। धैर्यशीलता। ये देखिए, ये कहता है यदि आपके पेपर में कभी भी इस तरह की चीजें आए या कभी भी आपके सामने इस तरह की चीज आए कि मौन वाचन के साधन, तो ये पूछना ये चाहता है कि हम जो मौन वाचन करने का काम करते हैं तो उस मौन वाचन में कौन कौन से साधन होने चाहिए या मौन वाचन के क्या क्या साधन होने चाहिए जिससे मौन वाचन सुचारू रूप से करने का काम किया जा सकता है। तो यह है आपके मौन वाचन के साधन में कहता है सबसे पहला साधन है कि शांतिमय वातावरण होना चाहिए। वो ये कहना चाहता है कि आप जब मौन वाचन कर रहे हैं तो जहां भी मौन वाचन करने का काम हो रहा है वहां पर एक शांति का माहौल होना चाहिए। वहां का जो वातावरण है, आपके जो इर्द गिर्द चीजें हैं, वहां शांत माहौल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कहता है एकाग्रता। आपका जो ध्यान होगा सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए। जिस चीज पे आप पढ़ रहे, जिस चीज पे फोकस कर रहे हो आपका ध्यान मूल रूप से एक ही जगह एकाग्र होना चाहिए, यानी आपका ध्यान एकदम एकनिष्ठ होना चाहिए आपके पठन पर। ऐसा नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा, इससे कोई लेना देना नहीं। आपका मतलब होना चाहिए आपका ध्यान एकनिष्ठ होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। और अगली बात कहता है कि व्याकरण के नियमों की पूर्ण जानकारी। अगली बात ये कहता है कि सबसे पहली बात कि जो व्याकरण के नियम है उन व्याकरणों के नियम की जो भी अध्यापक पढ़ाने का काम कर उनके पास उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। सामान्य सेवा, देखिए हर कोई जानकारी तो लेके ही पढ़ाने के काम करते हैं, कुछ चीजें छूट जाती वाला की चीजें हैं तो तमाम किताबों में तमाम तरह से पाए जाते हैं, इसलिए हर आदमी पढ़ाने की भरपूर कोशिश करने का काम करता है, कोई गलत नहीं पढ़ाना चाहता। ये कहता है कि व्याकरण के नियमों की पूर्ण जानकारी, तो कहता है जो व्याकरण है उस व्याकरण के नियम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अगली बात कहता है कि समुचित ज्ञान, उसको एक निश्चित रूप से उचित ज्ञान रहना चाहिए। अगला कहता है बृहद शब्दकोश, यानी जो मौन वाचन हो रहा है उस मौन वाचन में बृहद शब्दकोश यानी बहुत ज्यादा, यानी जिसके जो पढ़ रहा है उसके पास शब्द भंडार ज्यादा होने चाहिए। और अगला कहता है कि धैर्यशीलता, व्यक्ति को धैर्य के साथ पढ़ना चाहिए। ये आपके हैं साधन। यदि आपसे अब इसमें ये चर्चा कर दे कि शांतिमय वातावरण क्या है, अगर आपसे ये पूछ देने का काम यही करे, आपने जाना कि मौन वाचन के निम्न साधन है या 6 साधन है, तो उसमें कहता है पहली बात उसने क्या रखा है कि शांतिमय वातावरण नंबर एक है शांतिमय वातावरण। शांतिमय वातावरण, पहली बात कहता है कि जो मौन वाचन है उस मौन वाचन में शांतिमय वातावरण होना चाहिए। इसमें कहता है, इसमें कह रखा है ये मौन पठन के लिए, कहता है मौन पठन के लिए, कहता है मौन पठन के लिए शांतिमय वातावरण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता शांतिमय वातावरण की आवश्यकता होती है। पहली बात उसने कहा कि मौन पठन के साधन में पहला साधन है शांतिमय वातावरण। यदि आपसे प्रश्न पूछे शांतिमय वातावरण क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि मौन पठन के लिए शांतिमय वातावरण की आवश्यकता होती है, यानी वह स्थान
जहां पे शांति हो, किसी प्रकार की शोरगुल, किसी प्रकार की आवाज ना हो रही हो, उसको हम कहते हैं शांतिमय वातावरण। तो शांतिमय वातावरण में ही मौन पाठन करना संभव है। दूसरी बात कहता है वह, बिना शांति वातावरण के, बिना शांत वातावरण के मौन पाठन, कहता है मौन पाठन संभव नहीं। कहता है कि बिना शांत वातावरण के मौन पाठन करना बहुत मुश्किल का काम होता है। तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, पाठशाला या स्वाध्याय का कक्ष। कहता है पाठशाला या स्वाध्याय का कक्ष, पाठशाला या स्वाध्याय का कक्ष का निर्माण ऐसे स्थान पे होना चाहिए, कक्ष का निर्माण ऐसे स्थान पर होना, ऐसे स्थान पर होना चाहिए, ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहां किसी प्रकार का, जहां किसी प्रकार का शोरगुल न हो। ये कहता है, देखिए उसने कहा कि शांतिमय वातावरण पहला साधन है, कि मौन वाचन का प्रमुख साधन है शांतिमय वातावरण। तो शांतिमय वातावरण उसने क्या रखने का काम किया हुआ है कि मौन पाठन के लिए शांतिमय वातावरण की आवश्यकता होती है, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि बिना शांतिमय वातावरण के मौन पाठन संभव नहीं है। तीसरी बात कहता है कि पाठशाला या स्वाध्याय का जो भी निर्माण किया जाए वह ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर किसी प्रकार का शोरगुल होने का काम न करता हो, वहां पर पठन, ये मौन पठन संभव होने का काम करेगा। तो ये आपका रहा शांतिमय वातावरण। आपने समझा कि शांतिमय वातावरण क्या है। दूसरी बात कहता है वह, दूसरी चीज कहता है वह एकाग्रता। एकाग्रता कहता है एकाग्रता। अब एकाग्रता क्या होती है उसको जरा समझिए। यदि आपसे पूछ दे, एकाग्रता के विषय में पूछ दे, तो आपका उत्तर होगा शांतिपूर्ण वातावरण के बाद। कहता है शांतिपूर्ण वातावरण के बाद, शांतिपूर्ण वातावरण के बाद दूसरा साधन एकाग्रता है। दूसरा साधन एकाग्रता, दूसरा साधन एकाग्रता है। और दूसरी बात कहता है ये बाह्य शोरगुल, बाह्य शोरगुल के अतिरिक्त मानसिक शांति भी आवश्यक है। बाह्य शोरगुल के अतिरिक्त, बाह्य शोरगुल के अतिरिक्त मानसिक शांति, मानसिक शांति भी आवश्यक है। मानसिक शांति भी आवश्यक है। ये आपका रहा दूसरा, एकाग्रता की बात कहता है। और एकाग्रता भंग होने से अगली बात कहता है एकाग्रता
भंग, एकाग्रता भंग होने से हमें सस्वर पाठन का आश्रय लेना पड़ता है। होने से हमें सस्वर पाठन का सहारा लेना पड़ता है। ये कहता है एकाग्रता में, ये कहता है कि शांतिपूर्ण वातावरण के बाद दूसरा साधन होता है एकाग्रता का। अगली बात कहता है कि बाह्य शोरगुल के अतिरिक्त मन की भी शांति होना आवश्यक है एकाग्रता में। अगली बात कहता है यदि एकाग्रता भंग हो रही हो तो, यदि आपकी एकाग्रता किसी कारणवश यदि भंग होने का काम करती है तो आपको सस्वर पाठन का सहारा लेना ही पड़ता है। यह है आपका एकाग्रता। और अगला है आपका टॉपिक व्याकरण के नियमों की जानकारी। तीसरा है व्याकरण के नियमों की जानकारी। ये यदि आपका प्रश्न आ जाए कि व्याकरण के नियमों की जानकारी, तो कहता है व्याकरण क्या पूर्ण ज्ञान, व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। दूसरी बात कहता है इसमें पूर्ण विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम तथा प्रश्नवाचक चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए, सही प्रयोग होना चाहिए। यह है आपका, कहता है व्याकरण के नियमों की सही जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात कहता है कहां पे अर्ध विराम लगेगा, कहां पूर्ण विराम लगेगा, कहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इन सब चीजों का आपके पास निश्चित रूप से ज्ञान होना चाहिए। ये आपका रहा व्याकरण की जानकारी के अंतर्गत। और चौथा कहता है समुचित ज्ञान। चौथा है समुचित ज्ञान। ये समुचित ज्ञान क्या है? इसमें कहता है यदि ये आपका पूछ दे समुचित ज्ञान क्या होता है, पाठ्य विषय का पूर्ण भाव ग्रहण करने के लिए, पाठ्य विषय का पूर्ण भाव ज्ञात करने के लिए, कहता है ज्ञान करने के लिए आवश्यक है कि पूरी जानकारी हो, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहता इसमें आपको क्या है कि समुचित ज्ञान में कहता है ना कि संपूर्ण आपके पास ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात कहता है विषय की गहराई में उतरना कठिन हो जाता है। कहता है विषय के गहराई में उतरना कठिन हो जाता है। विषय की गहराई में उतरना कठिन हो जाता है यदि विषय की पूरी जानकारी न हो तो। उसने कह रखा है
कि समुचित ज्ञान पूरा, तो सबसे पहले पूरा आपके पास ज्ञान होना चाहिए। यदि समुचित ज्ञान आपके पास नहीं है तो विषय की गहराई में उतरना आपके लिए काफी कठिन हो जाने का काम करता है। ये हुआ समुचित ज्ञान। और अगला कहता है बृहद शब्दकोश। कहता है पांचवा है बृहद शब्दकोश। कहता है बृहद शब्दकोश में कहता है शब्दकोश से अभिप्राय यह है हमें भाषा के समानार्थी अथवा, कहता है हमें भाषा के समानार्थी अथवा सही शब्दों की पूर्ण जानकारी अथवा सही शब्दों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और अगली बात कहता है इसके अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए कहता है कि बृहद शब्दकोश में यह कहना चाहता है वह कि हमें भाषा के समानार्थी अथवा सही शब्दों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात कहता है कि आपके पास तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर और पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, तो इस प्रकार के तमाम शब्दों को या तमाम शब्दों की आपके पास जानकारी का होना नितांत आवश्यक है। जब इस सब की जानकारी आपके पास रहने का काम करेगा तो आपके पास निश्चित रूप से जो शब्दकोश है, जो शब्द भंडार है, ये बहुत बड़ा होगा। तो यदि आपके पास शब्द भंडार बड़ा होने का काम करेगा तो निश्चित रूप से आप बच्चों को अपनी भाषा के माध्यम से उनको प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। तो ये रहा है आपका पांचवा बृहद शब्दकोश। और इस साधन के रूप में अंतिम आपका है धैर्यशीलता। छठवां है धैर्य। कहता है धैर्यशीलता। तो आप ही समझिए कि धैर्यशीलता किसको कहते हैं। धैर्य रखा जाए, संयम रखा जाए, यही कहना चाहता है। धैर्य या संयम की बात वो करने का कार्य करता है। यदि ये प्रश्न आपका आ जाए कि धैर्यशीलता क्या है तो आपका उत्तर होगा कभी कभी संयुक्त या मिश्रित। कभी कभी संयुक्त या मिश्रित। कभी कभी संयुक्त या मिश्रित वाक्यों का अर्थ समझने में हमें विलंब हो सकता है। वाक्यों का अर्थ समझने में हमें विलंब हो
हो सकता है। उसने कहा, पहली बात कहता है कि कभी कभी संयुक्त यानी जुड़े हुए और मिले हुए वाक्यों का अर्थ समझने में हमें विलंब, देरी, समस्या आ सकती है। धैर्य रखिए। उसने कहा कि ये समस्या आपके सामने आ सकती है, तो आप क्या करेंगे? धैर्य रखिएगा। यानी जो संयुक्त शब्द होते हैं, जो मिश्रित शब्द होते हैं, इनके अर्थ को, इनके भावार्थ को समझने में आपको देर लग सकती है। तो आप देर लगे तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, धैर्य रखने का काम इसलिए कहता है कि धैर्यशीलता ये है। दूसरी बात कहता हुआ, इसके लिए हमें उन अंशों को धैर्यपूर्वक बार बार पढ़ना चाहिए। धैर्यपूर्वक बार बार पढ़ना चाहिए। जब उसका अर्थ समझ में आ जाए, आ जाए तो हम उसके केंद्रीय भाव को, उसके केंद्रीय भाव को गहराई से समझा सकते हैं। गहराई से समझा सकते हैं। और अगली बात कहता है, इस प्रकार के प्रयोग से, प्रयोग से स्वशैली का निर्माण, स्वशैली का निर्माण संभव है। इस प्रकार के प्रयोग संभव है। ये देखिए, ये कहता है कि जब बात अगर आ जाए, धैर्यशीलता की बात आ जाए, तो उसने ये कह रखा है कि कभी कभी संयुक्त वाक्य जो होते हैं या मिश्रित वाक्य जो होते हैं, उनके अर्थ को समझने में हमें देरी लगती है। तो देरी लगने के कारण कभी कभी बच्चे उत्तर कर बैठते हैं, समझते नहीं है लेकिन उत्तर कर बैठते। उसने कहा, देर भले लगे, धैर्य रखिए। जब तक स्पष्टीकरण न हो सके, जब तक संयुक्त वाक्यों का, मिश्रित वाक्यों का अर्थ स्पष्ट न हो सके, तब तक आप उत्तर देने की कोशिश मत करिए। धैर्यपूर्वक प्रश्न को पहले करिए। और कहता है, इसके लिए हमें उन अंशों को एक बार में यदि समझ में नहीं आ रहा है, बार बार, कई बार उसको पढ़ने की कोशिश, पढ़ने का काम करिए। जब तक कि प्रश्न आपको सही स्पष्टीकरण न दे, तब तक आप कोई प्रतिक्रिया देने का काम न करिए, धैर्य रखिएगा। अगली बात कहता है, जब उसका अर्थ समझ में आ जाए तो उसके केंद्रीय भाव को गहराई से समझाने का प्रयास आप करिए। कहता है, जब उसके अर्थ, उसके भाव
जब आपको समझ में आ जाने का काम करेंगे तो इसके बाद बच्चों को आप उसके अर्थ को गहराई से समझाने का प्रयास करने का काम करिएगा। और अंतिम बात कहता है, इस प्रकार के प्रयोग से स्व शैली का निर्माण संभव होता है। कहता है जब चीजों को आप समझ लेंगे, आप शब्दों को जो अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, तो कहता है स्वयं की शैली का विकास होना निश्चित रूप से संभव हो जाने का काम करता है। तो आज आपने पढ़ा मौन वाचन के साधन। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।